स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस चैनल पर। और मैं हूँ ऋचा। एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज हमें चैप्टर 2 क्लियर करना है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, उस हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज। अब इसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी खोज कैसे कैसे की गई, क्या प्रोसेस था, कैसे हमें चीज़ों का पता चलता है, ये पूरे चैप्टर का डिस्कशन होगा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तुषार की रेल यात्रा है। यहाँ ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, बस उसी को डिस्कस करते हैं और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन आता है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी जो आरंभिक यानी जो स्टार्टिंग का मानव था, जैसे आज के जो ह्यूमन बींग्स है प्रेजेंट टाइम में, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो किसी चीज़ के लिए तो इधर उधर नहीं घूमते ना, हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती, बट उन्हें क्यों आखिर घूमने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसका रीज़न ये था कि जैसे देखिए, जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, कहाँ उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। आज उन्हें हम आखेटक यानी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आप इसे ऐसा समझिए कि इनके पास क्या होते थे, कृषि नहीं होता था, पशुपालन नहीं करते थे, तो इन्हें अब खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर खाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को खाना चाहिए तो किसी न किसी सोर्सेज से अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले लोग जो थे वो मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि जंगलों में रहते थे। इसी कारण जो लोग थे वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते थे। अब जैसे इसमें एक वर्ड आया है आखेटक, वो क्या है, खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते थे। ये क्या करते थे, ये अलग अलग तरीके से अपने भोजन को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी ये सारी चीज़ें मैंने आपको वही बताया कि खाने के जब क्या है, कृषि से कोई सोर्सेस नहीं थे, तो इन्होंने ये जरिया अपनाना चालू किया। उसके बाद हमारे उपमहाद्वीप में, जैसे जो उपमहाद्वीप था उसमें गर्म देशों में क्या है, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। जैसे कुछ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर पेड़ पौधों की प्रजातियां अलग होंगी, और जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर प्रजातियां अलग अलग होंगी। तो इन सब को कर पाना आसान नहीं था। कैसे? क्योंकि एक फैक्टर हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है, वो है क्लाइमेट। तो जो लोग थे ये, वो जिस रीजन में रहते थे वहाँ का क्लाइमेट कुछ और था, बट वो कृषि नहीं करते थे, ना ही वो जानवरों को पालते थे। तो अब उन्हें भोजन की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की तलाश करते थे। और ये जो ह्यूमंस थे वो कई तरीके के क्या थे, कई जानवर ही थे। कैसे जानवर थे, ये हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने में भी बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। तो ये क्या है, सतर्क भी होते थे, जागरूक भी होते थे और तेज भी होते थे। और कई तो ह्यूमन बींग्स जानवरों से भी तेज होते थे। उसके बाद इसमें ये गुण और ज्ञान की बात की गई है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आखेटक खाद्य संग्राहक। ये क्या हुआ करते थे, ये जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ये चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई, बट इनके घूमने के क्या है, कम से कम 4 कारण हो सकते हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है पहला कारण देखते हैं कि आखिर क्या था। कि अगर क्या है, ये एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। यानी मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये रहते हैं, अब यहाँ पर अगर ये ज़्यादा दिन बस गए तो क्या करते थे ये लोग, अब इनके पास खाने के लिए कृषि तो होती नहीं थी, तो जंगल की सारी वस्तुएं खा जाते थे। पेड़ पौधों, फलों, जानवरों को खाकर पूरे तरीके से समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो पहला कारण ये हो गया, इन्हें इधर उधर इसलिए भटकना पड़ता था क्योंकि अगर ये एक जगह रहते थे तो वहाँ के सारे फ्रूट्स और जानवरों को मारकर खा जाते थे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरे कारण की अगर बात करें तो ये क्या करते थे, अब धीरे धीरे जानवरों को पालने लगे थे, तो उन्हें क्या है,
जैसे उनके लिए फिर हिरण और मवेशी चारा ढूंढने की क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने करते थे, इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। अब तीसरे रीज़न की अगर बात करें हम, तो तीसरा कारण ये था कि पेड़ पौधों में फल फूल जो है वो अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए जो लोग थे वो इधर से उधर भटकते रहते थे। चौथा कारण ये है कि जो वाटर है, वाटर की ज़रूरत हर ह्यूमन बींग्स को होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये क्या करते थे, जैसे इधर से उधर घूमते थे, ये जहाँ रहते थे इन्हें पानी की, जैसे झील झरने नदियाँ, ये क्या पानी इन्हें यहीं पर मिलता था। तो जैसे अब किसी नदी के किनारे, मान लीजिए ये किसी नदी के किनारे रहते थे, यहाँ ये रहते थे, अब ये नदी क्या है सूख जाती है, तो ये यहाँ पे इनको वाटर नहीं मिल पाता है। तो अब उस वाटर के लिए भी कभी कभी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि वाटर भी चाहिए। उसके बाद जहाँ रहते थे यानी नदियों झीलों के किनारे पूरा सूखा पड़ जाता था, तो लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, उस टाइम पे कोई भी व्हीकल्स नहीं होते थे, तो लोग जो हैं वो पैदल यात्रा करते थे। अब हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो जानकारी हमें कल ही बताया था, अभिलेखों वगैरह से मिल सकती है, किसी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य मिल सकती है। तो जो पुरातत्वविद हैं उनसे हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसे उन्होंने क्या है, ये कुछ स्टोन्स हैं जो इकट्ठे किए। देखिए हर स्टोन अलग साइज़ का, अलग शेप का, अलग कलर का, यानी ये पत्थरों का भी विकास करने लगे थे और इनका भी इस्तेमाल करते थे। ये औजार कुछ औजार लकड़ियों और हड्डियों के भी बनाए गए थे और कुछ इसमें से पत्थरों के थे। अब ये जो पत्थर से बने हैं तो ये सबसे प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई साल बाद, कई हज़ार साल बाद बनाया गया और इन्हें बाद में बनाया गया और इन्हें लगभग 10,000 से पहले बनाया गया। और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर हैं। तो ये जो पत्थर हैं इन्हें क्या था, ये प्राकृतिक पत्थर थे, बट इन्हें क्या दिया गया, बाद में शेप दिया गया, जैसे ये यहाँ लास्ट उसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें से बहुत सारे जो औजार थे, देखिए वो ह्यूमन बींग्स ने आखिर क्यों डेवलप किए। तो ये जो औजार थे वो फल फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किए जाते थे। तो अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। कोई अगर पेड़ में चढ़ा है तो कोई डाल वगैरह काटना चाहता है पेड़ पौधों की, तो वो आसानी से नहीं काट सकता, तो वो इसकी सहायता से काट सकता था। उसके बाद कुछ औजार इन्होंने लकड़ियों के मुच्छे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए। अब इनका क्या यूज़ करते थे, अब जैसे बाण जैसे जो हथियार थे, तो पेड़ों में मान लीजिए कि कोई फ्रूट लगे हुए हैं, अब फ्रूट ये चढ़कर नहीं तोड़ सकते। कभी कभी जो पेड़ होते हैं वो बहुत पतले भी होते हैं, कुछ पेड़ हैं ऐसे, तो अब वो पेड़ क्या है बहुत पतला है, तो इसमें चढ़ नहीं सकते बिकॉज गिर जाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने बाण जैसे हथियार बनाए, जिसके लिए ये क्या है उसमें चलाते थे और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो नीचे टूटकर आ जाते थे। उसके बाद इन्होंने कुछ औजारों से इन्होंने लकड़ियाँ काटना भी चालू किया और लकड़ियों का उपयोग ये लोग ईंधन और झोपड़ी और औजारों बनाने में भी करने लगे। तो अब ये चीज़ याद रखिए, देखिए यहीं से जो लोग हैं वो धीरे धीरे स्टेबल होंगे। स्टेबल कैसे होंगे, क्योंकि वो अपने लिए झोपड़ी या घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शेप है, जैसे ये पेड़ है तो ये पत्थर है, तो इस टाइप के पत्थर का उपयोग ये ऐसे किया करते थे पेड़ों को उखाड़ने में या खोदने में। उसके बाद रहने की तिथि निर्धारित करना। अब इसमें कुछ पूरा स्थल, कुछ जगहें बताई गई हैं जो मैप के थ्रू बताई गई हैं कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से पीपल रहते। देखिए मैप आप एक बार अपनी बुक में देख भी लीजिएगा। ये जो रेडिश सिंबल है ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल था, ये नवपाषाणिक था और ये महापाषाणिक था, और ये आरंभिक गांव थे और आधुनिक नगर थे। तो ये जैसे पय्यमपल्ली हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, कूरनकुल गुफाएं हो गए, आदिचनलूर हो गए। तो ये ऐसी कुछ जगहें थी।
उसके बाद ये क्या है, पत्थर के जो उपकरण थे वो काफ़ी मजबूत होते थे और महत्वपूर्ण भी होते थे, क्योंकि ये जो सारी अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी, जो नीड्स थी, वो सभी यहीं से करते हैं। उसके बाद एक हमें भीम का आपने नाम सुना ही होगा। प्रेजेंट टाइम में वो मध्य प्रदेश में है। ये इसे क्या है, आवासीय पुरास्थल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे, यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर इन्हें दर्शाया भी गया है। और ये लोग जो थे वो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से क्या है, राहत मिलती थी। और ये क्या थी, प्राकृतिक गुफाएं थी जिसमें ये रह सकते थे। यहाँ जानवर वगैरह भी नहीं आते थे, यानी हर चीज़ से क्या होते थे, सेफ होते थे। उसके बाद कुछ हमें उद्योग स्थलों के भी, अगर हम उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें तो कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ बड़े बड़े जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, जिनसे क्या है, ये उपकरण बनाए गए हैं और कहीं जगह ये छोड़ दिए गए। देखिए जैसे ये पूरी पहाड़ी टाइप दी गई है। देखिए कितने बड़े बड़े ये पत्थर हैं। इसमें ये जो ऐसे ये छोटी ये गेट टाइप, ये तो इसी टाइप से लोग जो थे जंगलों में बना लेते थे गुफाएं, और ऐसे में लोग जो थे वो सरवाइव करते थे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे ऐसे जिसमें लोग जो थे वो ऐसे सरवाइव करते थे। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो पुरास्थल। अब पुरास्थल की परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर पुरास्थल होता क्या है। तो पुरास्थल एक ऐसी प्लेस या उस जगह को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पहले वो चीज़ें थीं, आज भी हैं, ऐसे हमें उनके डायग्राम्स या अवशेष मिलते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जैसे अब जो पीपल थे वहाँ रहते थे, टाइम जैसे जैसे बदला तो लोगों की लाइफ भी चेंज हुई, तो कुछ लोग छोड़ के चले गए और फिर कुछ लोग जो वहाँ रहते थे तो उनकी डेथ भी तो हुई, जो नेचुरली है। वो पीपल ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ कल थे वो आज भी हैं। उसके बाद ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं पुरास्थल। उन पुरास्थलों को आपको नेक्स्ट उसमें बताया जाएगा, ऐसा इस पर बुक में बताया गया है, लेकिन आपको पुरास्थल समझ में आ गया होगा। पुरास्थल एक ऐसी प्लेस को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, यानी ये प्रमाण मिलता है कि ये चीज़ें यहाँ थी। अब पाषाणकालीन हम औजारों की अगर बात करें तो पाषाणकालीन औजार कैसे हुआ करते थे। तो पाषाणकालीन जो औजार थे उनको दो तरीक़ों से बनाया जाता था। पहले पत्थर से पत्थर को टकराना, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराते थे। इसमें क्या है, यानी जिस पत्थर में कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था, ये प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे, और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। जैसे मान लीजिए ये पत्थर रखा इन्होंने, अब इस पत्थर में दूसरे पत्थर को क्या करते थे, टकराते थे, जिससे अब इस पत्थर में क्या लगेगी, चोट लगेगी और ये साइड से टूटना चालू होगा, जिससे धीरे धीरे टूटते टूटते एक इसमें शेप आ जाएगा और ये नुकीला हो जाएगा और उपकरण बन जाएगा। दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। दबाव शल्क तकनीक क्या है, इसमें क्या किया जाता था कि जो पत्थर होता था, क्रोट को क्या है एक सतह पर टिकाया जाता था और उसमें क्रोट की हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। मतलब इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही किया जाता था। अब नेक्स्ट है कि आग की खोज कैसे की गई। देखिए आग की जो खोज की गई उसका हमें साक्ष्य कैसे मिलता है। इसमें एक कुरनूल गुफा है, उसमें क्या है, राख के अवशेष मिले, यानी राख मिली है। तो सीधी सी बात है, अगर राख मिली है तो यानी उस टाइम के जो लोग थे वो
आग चलाना सीख गए होंगे। और आग का आविष्कार सभी लोगों को पता है कि दो पत्थरों के टकराने से हुआ है। उसमें अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो आग का इस्तेमाल जो है लोग वो प्रकाश के लिए हो सकता है करते रहे हों, रोशनी के लिए, जंगलों में लोग रहते थे तो उजाले के लिए, मांस पकाने के लिए क्योंकि मांस भी उस टाइम के लोग खाते थे, या बहुत जो खतरनाक जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए। तो इस टाइप के कुछ यूज़ रहे होंगे जो हो सकता है लोग करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु मतलब जो क्लाइमेट में चेंजेस आना। तो क्लाइमेट में चेंजेस आने के कारण देखिए क्या हुआ, जैसे 1200 साल पहले क्या है, दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए, जिसके कारण जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी। इसी के कारण जो कई क्षेत्र थे वो घास वाले मैदान बनने लगे, और इसी के कारण इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जैसे जैसे पहले क्या होता था, जो जलवायु थी वो ठंडी थी तो घास जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं उगती थी, लेकिन जैसे जैसे 1200 साल पहले दुनिया में जलवायु बढ़ने लगी तो यहाँ पर घास उगने लगी, और घास उगने के कारण जो जानवर थे जो घास खाते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो अब जो लोग थे वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो वो भी क्या है उनके पीछे पीछे आए। अब उनके पीछे पीछे क्यों आए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए। अब खाना चाहिए तो उनके जानवर जिधर जाएंगे उनको उधर ही जाना पड़ेगा। तो इसी आदतों के कारण धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगे, और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आने लगे। फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे पकड़ कर जो लोग थे, जैसे जिन ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत थी तो वो क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगे। और इसी काल में अगर मछली भी क्या है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी 1200 के समय के आसपास ही जो मछली थी वो भी लोग खाने लगे थे। उसी के टाइम में उपमहाद्वीप में कहीं कहीं पर गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज भी जो थे वो लोग उगाने लगे थे। और इसमें क्या है, महिलाओं और पुरुषों ने ये कार्य भी क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है नाम और तिथियां। अगर नाम और तिथियों की बात करें तो आप जैसे हम 1200 के समय की बात करें तो इसमें पुरातत्वविदों ने क्या है इनके अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल में वो पुरापाषाण कहते हैं। पुरापाषाण जो शब्द है वो पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। प्राचीन पत्थर यानी यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अगर पुरापाषाण काल की हम बात करें तो मतलब इसमें यह है कि पत्थरों के जो औजार थे उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, उनका रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। और पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद इसी काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी जो पुरापाषाण काल है ये कुछ इम्पॉर्टेंट या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसमें दी गई है। खैर एंशिएंट हिस्ट्री को भी अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें आप इसे जाकर देख सकते हैं। इन चीज़ों को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक में, मध्य एवं उत्तर में पुरापाषाण काल युग। मानव इतिहास में क्या है लगभग 99% जो कहानी है वो इसी टाइम पे घटित होती है। कैसे, इसमें क्या है पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसी समय में पुरापाषाण काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं जिसे मेसोलिथ यानी मध्यकालीन युग कहते हैं। और उसी के समय यानी 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। उसके बाद इसी काल में पाषाण औजार जो थे वो क्या थे, बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। यानी पाषाण काल में जो औजार होते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते थे और उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। और इन औजारों से जो लोग थे वो हड्डियाँ, हंसियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है तैयार करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग यानी पहले पाषाण काल,
फिर नवपाषाण काल युग कहा गया। तो नवपाषाण की हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे नवपाषाण आखिर होता क्या है। तो इसमें क्या है, आखिर आपको नेक्स्ट उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि इन अगर जो चीज़ें इस चीज़ चैप्टर में प्रचलित हैं, इस उसमें हैं, तो आखिर उनके नाम क्या होंगे। तो अगर हम बात करें उसकी, तो यहाँ पर जो लोग थे वो धीरे धीरे सीखने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, कृषि करने लगे थे, अनाज पैदा करना सीख गए थे। नवपाषाण काल के बारे में देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। जो नवपाषाण काल है वो क्या है, नवपाषाण काल, और इंग्लिश में से नियोलिथिक कहते हैं, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक का अगर पहली बार वर्ड का यूज़ देखें तो वो सर जॉन लुआक ने किया था। यहाँ ये आपकी क्लास जो है वो बेसिक की भी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बेसिक भी बता दे रही हूँ। तो देखिए अगर इस जो नवपाषाण के लोग थे वो कृषि कार्य करते थे, पशुपालन भी करने लगे थे, और पत्थरों और औजारों में पॉलिश करने लगे थे, यानी औजारों को अट्रैक्टिव बनाने लगे थे, मृत भांड बनाने लगे थे। तो ये क्या थी, इनके कुछ वो थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि ये लोग क्या क्या करने लगे थे। उसके बाद शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता है, तो लोग जो थे वो क्या है, जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ की दीवारों में चित्र भी करते थे। इसका हमें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के चित्र में मिलते हैं। तो जैसे अगर मध्य प्रदेश की गुफाओं में बात करें तो एक भीमबेटी का उसका बेस्ट उदाहरण है। तो ये क्या है, इससे हमें शैल चित्रकलाओं के बारे में भी ज्ञान मिलता है। जैसे ये एक शैल चित्रकला है, देखिए ये आगे जानवर है, उसके पीछे ये एक ह्यूमन बीइंग है। तो इन चीज़ों से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन क्या करता था, यानी जो स्टार्टिंग में जो लोग हैं वो स्टार्टिंग में गुफाओं में औजार बनाते थे, गुफाओं में रहने लगे थे, शिकार करते थे, और इससे हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते। ऐसे हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है जिनका हम ये डिसाइड कर पाएँ कि आखिर कौन से कार्य महिलाएं करती थी, कौन से कार्य पुरुष करते थे। इसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, एक्चुअल नहीं है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई कार्य एक साथ करते हों, हो सकता है, ये भी संभव है, क्योंकि शिकार करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि उसे शिकार पुरुष ही करें या पेंटिंग्स जो है वो महिलाएं बनाएं, पुरुष नहीं बना सकते हैं। तो अलग अलग हो सकता है, परंपराएं रही हों। उसके बाद एक छोटे से ब्रैकेट में दिया हुआ है भारत में शुतुरमुर्ग। तो भारत में क्या है, पूरा पाषाण युग के दौरान ही शुतुरमुर्ग होते हैं, और ये एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, और इससे इनके कुछ छिलकों का भी मूल्यांकन होता है। और इन अंडों यानी जो शुतुरमुर्ग के अंडे थे उनसे मनके भी बनाए गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है होसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर कई पुरापाषाणकालीन युगों की बात की गई है, और यहाँ पर कई सारे पुरा स्थल मिलते हैं। इन पुरा स्थलों में अलग अलग जो लोग थे अलग अलग कार्यों में उन्हें लाया जाता है, और इसी टाइम के कुछ हमें और भी औजार मिले हैं, कुछ और भी स्थल मिले हैं जो एक दूसरे के निकट थे। उसके बाद इस चैप्टर में इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, उसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं थी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। ये हमारी बेसिक की क्लासेस में और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखनी है, लेकिन जो और आगे इससे बढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एंसेंट हिस्ट्री की कुछ क्लासेस अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। मेडिवियल हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं उसे हम स्टार्ट करेंगे, तो आप उसे जाकर वहाँ देख सकते हैं। हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी चीज़ें। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो आप लोग टू द पॉइंट नहीं देख रहे हैं, उसमें मैं किसी एक टॉपिक को
जो एक करंट में टॉपिक चल रहा होता है उसमें पूरे उसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर देती हूँ, वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। खैर करंट तो हम लेकर आएंगे, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग देखा करिए, आप लोग नहीं देखते हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो राम IAS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।